नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य विद अतुल में। दोस्तों, प्रकृति ने हमें ढेर सारे बहुमूल्य उपहारों से नवाजा है। हमारे आसपास दिखने वाले पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, वन्य जीव, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अगर हम इन संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण एवं नियमित तरीके से दोहन करें तो हमें सदियों तक या पीढ़ियों तक किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रकृति के इन बहुमूल्य वस्तुओं के महत्व को नहीं समझते हैं। वो इनका दोहन तेजी से करना चाहते हैं और अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। शायद वो ये इस बात को नहीं जानते हैं कि ऐसा करके वो अपनी आर्थिक संपन्नता को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा करने वाले। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में समझाएंगे। प्रकृति हमारे लिए किस तरह से सहायता करती है, हमारे दैनिक उपयोग के लिए क्या क्या चीजें हमें प्रदान करती है, इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। इसमें इतने सारे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें से इस वीडियो में हम वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक तथा वनों के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो घास स्थल, कटीली झाड़ियां और टुंड्रा वनस्पति को कवर करेगा। पहला हेडिंग है हमारा वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वनस्पतियों की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, उनकी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है ऊंचाई। जब समतल मैदान में आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, मान लीजिए समतल मैदान है, यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, और जैसे जैसे आप किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएंगे यानी पहाड़ पर चढ़ेंगे तो होगा क्या, ऊपर जाने पर वनस्पतियों की जो ऊंचाई है वो लगातार घटती जाती है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी, और तापमान में कमी के साथ साथ वर्षा की मात्रा में भी कमी आती जाएगी, और इस तरह से ऊपर जाएंगे यहाँ पर आपको स्नो मिलेगी, बर्फ मिलेगी। बर्फ में वनस्पतियों का पनप पाना मुश्किल ही है। तो इस तरह से नीचे पानी की मात्रा ज्यादा होगी, गर्मी की भी मात्रा ज्यादा होगी। तो गर्मी और पानी, ये देखिए वर्षा और तापमान, ये दोनों चीजें कम होती चली जाएंगी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, और जैसे जैसे ये दोनों चीजें कम होती जाएंगी तो लगातार ऊपर जाने पर वनों की ऊंचाई भी लगातार कम होती चली जाएगी। ठीक है, एक ही चित्र से हमने तीनों हेडिंग समझ ली, तीनों पॉइंट समझ लिए हैं कि ऊंचाई पर जाने पर लगातार वृक्षों की जो ऊंचाई है वो कम होती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा जहां जहां पर भी, वहां पर भी वृक्षों की जो लंबाई हो कम होती जाएगी, और जिस स्थान पर वर्षा कम होती जाएगी उस स्थान पर भी लगातार वृक्षों की जो ऊंचाई है वो कम होती चली जाएगी। मृदा भी इसी तरह से प्रभावित करती है। किसी क्षेत्र की मृदा के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार की वनस्पति होगी। तो आपको एक ठो यहाँ पर प्रश्न बनता है सीधा सा कि पर्वतों में ऊपर जाने पर वनस्पतियों की ऊंचाई में क्या परिवर्तन पड़ता है, तो आपको बताना है उनकी लंबाई लगातार घटती चली जाती है। प्राकृतिक वनस्पति को हमने 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वन, इनकी लंबाई काफी ज्यादा होगी, घास स्थल और कटीली झाड़ियां। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वनों के बारे में अध्ययन करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वनों को इस पुस्तक में मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। इन 6 प्रकार को समझ लेते हैं बेसिक से। मान लेते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी में आपको बताया गया है कि बीच का जो क्षेत्र होता है, मकर रेखा से कर्क रेखा तक का बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। उष्णकटिबंध में पाए जाने वाले वनस्पतियों को उष्णकटिबंधी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए उष्णकटिबंधी यहाँ पर भी किया गया है, उष्णकटिबंधी यहाँ पर किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उष्णकटिबंध में यानी कर्क से मकर रेखा के बीच में पाई जाती हैं। दूसरी बात, शीतोष्ण और शीतोष्ण 2 जगह पर इस्तेमाल किया गया है। यानी कर्क से ऊपर जाएंगे 66.5 तक और मकर से नीचे जाएंगे 66.5 तक। इस बीच के क्षेत्र में लगभग यहाँ पर और ऊपर यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में आपको किस प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी, इस प्रकार की शीतोष्ण वाली। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपने जानी। उष्णकटिबंध में ऐसी वनस्पतियां जो साल भर हरी भरी आपको दिखाई देंगी उनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाएगा। क्यों हरी भरी होती हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती। वही उष्णकटिबंध में ऐसी वनस्पतियां जहां पर वर्षा कम मात्रा में होती है तो वो अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं एक सीजन में, इसलिए इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन कहा जाता है। इसी तरह से शीतोष्ण प्रदेश में जहां पर वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पर हरे भरे वन पाए जाएंगे साल भर, तो इसलिए इनको शीतोष्ण सदाबहार वन कहा जाएगा। और इसी क्षेत्र में ऐसे वन जहां पर वर्षा की मात्रा थोड़ा कम होगी तो वो अपनी पत्तियों को साल में एक बार गिरा देंगे। इस तरह की वनस्पतियों को हम क्या कहा करते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। तो ये 4 चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। आगे चलते हैं। भूमध्य सागर के चारों तरफ पाए जाने वाले जो वनस्पति है उसको भूमध्य सागरीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इसके अगला है छठवां शंकुधारी वन, ऐसे वन जिनका आकार शंकु की तरह होता है। शंकु की तरह क्यों होगा बताएंगे आगे। ये शीतोष्ण से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, इनका आकार शंकु की तरह होता है, इसलिए इनको शंकुधारी वन कहा जाता है। कुल्फी की तरह है, आपने देखा होगा कुल्फी कुल्फी की तरह होता है। टाइगा बायोम बोरियल फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। तो बेसिक सी जानकारी हुई हमें। अब इनके बारे में डिटेल से हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले नंबर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। नाम को फिर से एक बार समझते हैं। मैंने आपको बताया उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी के बीचों बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। साल भर इनके यहाँ पर वर्षा होती है, पर डे यहाँ पर बरसात होती है, ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बरसात होती है, तो पानी की कमी होती नहीं है। पत्तियां कोई पेड़ क्यों गिराता है? जब उसके पास पानी की कमी हो जाती है तो अपने वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए वो पत्तियों को गिरा देता है। लेकिन जब इनके पास साल भर पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हैं चित्र में यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, जब पानी की कमी नहीं तो पत्तियां क्यों गिराएंगे फालतू में? इसलिए अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं और हमको साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इस वजह से इनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन वृक्षों की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इनकी जो वितान होती है काफी ज्यादा मोटी होती है। कैनोपी का मतलब ये है कि इसके ये जो छाया पड़ने वाला क्षेत्र है, ये काफी ज्यादा चौड़ा होता है। इसी में ऊपर का चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से नीचे धूप थोड़ा बहुत आएगी, और जब नीचे आएगी तो नीचे भी बहुत प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। पानी की कमी है नहीं तो नीचे भी तमाम सारी झाड़ें यहाँ पर पैदा हो जाती हैं, और इस वजह से ऊपर से जो फिल्टर करके धूप आई भी है नीचे तो वो जमीन पर नहीं पहुंच पाती। तो ये विशेष प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं जिनकी वितान बहुत ज्यादा मोटी होती है, और जब वितान बहुत ज्यादा मोटी होती है तो धूप जमीन पर नहीं पड़ पाती। तो आपको बता दें वो इसी प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। यहाँ पर सामान्यतः दृढ़ काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी लकड़ियां जो होती हैं काफी ज्यादा कठोर होती हैं। एक दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जहां पर गर्मी ज्यादा मात्रा में होगी उस स्थान की लकड़ियां जो हैं पेड़ों की कठोर होंगी। जैसे जैसे गर्मी की मात्रा कम होती चली जाएगी वैसे वैसे लकड़ियों की जो कठोरता है वो ही लगातार कम होती जाएगी। जिन स्थानों पर बर्फ ज्यादा पड़ेगी वहां पर कठोर के बजाय मुलायम लकड़ियां पाई जाएंगी। तो इन रोजवुड, आपनोस, महोगनी, सिनकोना, रबड़ आदि के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। सिनकोना एक ऐसा वृक्ष है जिसका इस्तेमाल भारत में औपनिवेशिक काल में मलेरिया के रोगियों के लिए दवा बनाने के लिए किया जाता था। कैसे दवा बनाई जाती थी? ये सिनकोना का पेड़ था। इस सिनकोना के पेड़ की ये छाल है, इस छाल को निकाला जाएगा पेड़ से, और इस छाल के माध्यम से कुनैन नामक दवा निकाली जाती थी। इस कुनैन नामक दवा का इस्तेमाल मलेरिया से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए किया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण पेड़ रबड़ है। ये रबड़ का पेड़ है। पेड़ से इस तरह से कटिंग कर करके इससे दूध निकाला जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। इस दूध को ही लैटेक्स कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दूध को ही लैटेक्स कहा जाता है, और इस दूध को सुखा करके इस तरह से प्राकृतिक रबड़ का निर्माण किया जाएगा। बाद में इसी प्राकृतिक रबड़ का फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करके ढेर सारे टायर, रबड़ और तमाम सारी चीजें आपके दैनिक उपयोग की बनाई जाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो रबड़ होता है वो किस चीज से बना होता है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा लैटेक्स से बना होता है, या प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसको किस चीज से बनाया जाता है, उसको लैटेक्स से बनाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरे प्रकार का वृक्ष रोजवुड होता है। इसकी जो लकड़ी है ये रोज की तरह गुलाबी है अंदर, इस वजह से शायद इसको रोजवुड कहा जाता है। तो रोजवुड भी एक कठोर काष्ठीय वृक्ष होता है जिसकी लकड़ी का इस्तेमाल हम अपने दैनिक उपयोग की तमाम सारी कीमती बहुमूल्य चीजों को बनाने के लिए करते हैं। अगला है वृक्ष महोगनी। महोगनी भी एक दृढ़ काष्ठ वृक्ष है जिसकी लकड़ी का इस्तेमाल करके हम ढेर सारे फर्नीचर, बहुत ही ज्यादा कीमती वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों की लोकेशन यहाँ पर दी गई है मैप में। इस प्रकार की वनस्पतियां मैंने आपको बताई थी कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अमेरिकी महाद्वीप हो गया, अफ्रीकी महाद्वीप यहाँ पर हो गया, और एशिया महाद्वीप हो गया। इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों में, भारत में भी पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में आपको पता है कि वर्षा ज्यादा होती है। जब ज्यादा वर्षा होगी तो यहाँ पर भी इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। टेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के आसपास पाए जाने वाले जो वन है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको शोला कहा जाता है। याद रखिएगा, टेट में आया हुआ है 16 वनस्पतियां पाई जाती हैं भारत में, यहाँ पर पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में। अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में यहाँ पर बीच के क्षेत्र में, और अमेरिका में। आपको बाकी इनके बारे में बात नहीं करना है, आपको बात यहाँ के बारे में करना है। तो ब्राजील यहाँ पर एक देश है, ब्राजील में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं या रेन फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, इतने ज्यादा ये बड़े हैं
इतने ज़्यादा सघन है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं दुनिया के लिए, इस वजह से इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस चित्र में भी हम समझेंगे ब्राजील के जंगलों को। तो ब्राजील के जंगलों को एक स्पेशल नाम दिए गए हैं उनके महत्व के कारण। इनको सेल्वास कहा जाता है। टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील के जंगलों को किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास इनको कहा जाता है। सेल्वास के जंगलों का भी मैंने आपको बताया कि इनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं मानव पैदा कर रहा है, वहाँ के लोग पैदा कर रहे हैं, इन वनस्पतियों का तेजी से कटाव हो रहा है और इस तरह से अब ये थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। ये जो जंगल है दुनिया में अपनी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। इन प्राणियों में से एक महत्वपूर्ण प्राणी एनाकोंडा है। एनाकोंडा दुनिया के विशालतम अजगर होते हैं और ये इतने विशाल होते हैं कि एक बार में एक भैंस से एक गाय कुछ भी एक जानवर को खा सकते हैं पूरा। ये देखिए इसने खाया हुआ है और जब खा लेता है ये तो फिर कुछ नहीं कर पाता है, चल फिर नहीं पाता है, पड़ा रहता है चुपचाप अपने पास। तो कोई आपसे पूछे कि एनाकोंडा कहाँ पर पाया जाता है तो आपको बताना है अमेजन के वर्षा वनों में या अमेजन नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार वनस्पतियों का है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, यानी ऐसे वन जो उष्णकटिबंध में पाए तो जाते हैं, लेकिन होता यह है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होती जैसे सदाबहार वनों में होती है। तो पानी एक निश्चित समय एक निश्चित सीजन में बरसता है। जब एक सीजन में बरसता है तो दूसरे सीजन में पानी की कमी हो जाती है और जब पानी की कमी हो जाती है तो वो पेड़ अपनी पत्तियों को एक सीजन में मेनली फरवरी के आसपास के क्षेत्रों में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसलिए इनको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या मानसूनी वनस्पति कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, ये वन भारत, ये देखिए भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मौसम बदल जाएगा, एक सीजन में बरसात हो रही, दूसरे सीजन में बरसात नहीं हो रही। जब बरसात नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी और जब पानी की कमी हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी पत्तियों को ये गिरा देंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाए उत्तर भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो इसी प्रकार की पाई जाती है। साल, सागवान, नीम, शीशम, इसके अलावा पीपल, बरगद और महुआ, आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है लगभग इसी प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों का इस्तेमाल हम दृढ़काष्ठ वृक्ष होते हैं, फर्नीचर, यातायात, तमाम सारी सामग्री बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास में साल वृक्ष का बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है। साल वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को जन्म दिया गया था उनकी माता महामाया के द्वारा। ये वन कौन सा है? लुम्बिनी वन है ये। इसी तरह से महावीर स्वामी को भी साल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आपको ये बताना है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के तो नीचे प्राप्त हुआ था, लेकिन जिस नदी के किनारे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था उस नदी का नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तीसरी बात है सालभंजिका स्त्री। तो सालभंजिका स्त्री का भी प्राचीन मंदिर स्थापत्य में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंशिएंट जो आर्किटेक्ट होगा, आर्ट एंड कल्चर होगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सालभंजिका का नाम बस याद रखिए। तो साल वृक्ष भी देख रहे हैं कितना ज्यादा लंबा चौड़ा होता है और इसका इस्तेमाल भी हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। अगला वृक्ष जिसे अंग्रेजी में हम टीक के नाम से जानते हैं, हिंदी में सागौन के नाम से ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। उत्तर भारत में उतना ज्यादा नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के आसपास के मैदानी क्षेत्रों में यह नहीं पाया जाता है, इसीलिए एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आप इसको सदाबहार वन समझ बैठते हो और आपसे प्रश्न गलत हो जाता है। तो साल और टीक ये दोनों हैं, ये सदाबहार वन का उदाहरण नहीं है, विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। ये दोनों वर्षा वन के उदाहरण नहीं है। किसके उदाहरण है? ये पर्णपाती वन के उदाहरण है। नियमित समय में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसकी जो लकड़ी होती है वो काफी ज्यादा वाटर रेसिस्टेंट होती है, यानी जल को अपने अंदर नहीं आने देती है, जल से इसको नुकसान नहीं होता है। इस वजह से फर्नीचर उद्योग में इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। इससे ढेर सारे बहुमूल्य फर्नीचर बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल लोग अपने आराम के लिए करते हैं। एक अगला वृक्ष जिसे हम नीम के नाम से जानते हैं, इसके महत्व को हर व्यक्ति जानता है, इसका वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। नीम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताता हूँ कि नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको जो भारतीय किसान होता है वो सुखा लेता है और उन पत्तियों को अनाज में, जैसे मान लीजिए गेहूं में, मिक्स करके रख देता है, जिससे इस पत्तियों की गंध की वजह से कीड़े मकोड़े अनाज में नहीं लग पाते हैं।
इस प्रकार से अनाज की सुरक्षा करता है नीम की पत्तियां। तो ये आपके लिए हो सकता है सीटेट में ऐसा क्वेश्चन बन जाए। ये नीम के फल हैं जिसे गल्हा के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है और इसके अंदर बीज होते हैं। इन बीजों का इस्तेमाल करके तेल निकाला जाता है और इस तेल का इस्तेमाल हम लोग तमाम सारे औषधियों में करते हैं। इसके अलावा नीम का इस्तेमाल करके तमाम सारे फेस वॉश, साबुन वगैरह इन सब चीजों में किया ही जाता है। तो ये आपको जानकारी रखनी ही है। अगला है वृक्ष शीशम, जिसे इंडियन रोजवुड के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं इसकी लकड़ी भी रोजवुड की तरह थोड़ा सा लाल टाइप है, इस वजह से शायद इसको इंडियन रोजवुड कहा जाता है। इंडियन रोजवुड यानी शीशम का भी काफी ज्यादा डिमांड रहता है। किस बात को लेकर के? इसके जो फर्नीचर होते हैं काफी ज्यादा उपयोगी होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इस वजह से इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा फर्नीचर के लिए किया जाता है और ये कीमती बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, इस तरह से शीशम के बारे में आपने जाना। अगला हमारा प्रकार है वनस्पतियों का शीतोष्ण सदाबहार वन। ये ऐसे वन होते हैं जो मध्य अक्षांश को तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। इस बात को ध्यान से समझना है। मध्य अक्षांश क्या होता है? तो 0 डिग्री यहां से गुजरेगा, 0 डिग्री यहां से, इधर 90 ऊपर है, इधर 90 नीचे है। तो 0 और 90 के बीच में जो अक्षांश होता है, ये 0 हो गया आपका यहाँ पर और यहाँ पर 90 हो गया। तो 0 और 90 के बीच में जो अक्षांश होता है यहाँ पर लगभग 45 डिग्री के आसपास, 45-50 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, इसको मध्य अक्षांश कहा जाएगा। तो आप देख रहे हैं मध्य अक्षांश में यहाँ पर आपको अमेरिका के किनारे पर ये आपका यूरोप है, इधर चाइना के किनारे पर जापान के आसपास के क्षेत्रों में, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी मध्य अक्षांश के किनारे पर, तो मध्य अक्षांश यहाँ पर होगा और इधर मध्य अक्षांश होगा। इन क्षेत्रों में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बांज, चीड़, यूकलिप्टस। इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अंग्रेजी में से ओक के नाम से जाना जाता है, हिंदी में से बांज बलूत या शाहबलूत के नाम से भी जाना जाता है। ये बांज का वृक्ष है और बांज की लकड़ियों से एक टैनिन पाउडर निकाला जाता है। इस टैनिन पाउडर का इस्तेमाल चमड़ी की रंगाई के लिए किया जाता है। चमड़े की इस तरह से रंगाई की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चमड़े की रंगाई जो की जाती है उसको क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है? तो आपको ऑप्शन मिलेगा टैनिन। टैनिन की प्रक्रिया किसमें की जाती है? चमड़ों में की जाती है। तो टैनिन करने के लिए जो पाउडर निकाला जाता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वो ओक के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना है। यूकेलिप्टस एक दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वृक्ष है। यूकेलिप्टस के बारे में मुख्य फैक्ट बनता है टेट के लिए, इसे पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ें काफी गहराई तक जमीन में जाती हैं और जिस स्थान पर इसकी जड़ें जाएंगी तो पानी को बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेता है। जब पानी को बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेता है तो आसपास के इकोसिस्टम को प्रभावित कर देता है, डैमेज कर देता है। यानी दूसरे को जो पानी की आवश्यकता है उसको पानी नहीं मिल पाता है, ये पूरा पानी खुद ही पी जाता है। इस तरह से आसपास के इकोसिस्टम को डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है। इस वजह से इसको प्राकृतिक का आतंकवादी कहा जाता है। यह वृक्ष मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का मूल जीव है, यानी ऑस्ट्रेलिया में मूल रूप से पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इस मैप में आप देखेंगे कि जितना जितना ये हरा लोकेशन दिखाया गया है, चाहे वो रेड लोकेशन दिखाया गया हो, ये पूरी जगह पर यूकेलिप्टस ही पाया जाता है। जब इतना ज्यादा मात्रा में यूकेलिप्टस पाया जाता है, आप देख रहे होंगे कि बीच के क्षेत्र में कुछ नहीं पाया जा रहा है, ये खाली है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर दूसरे प्रकार के वृक्ष पाए जाते होंगे, यहाँ पर रेगिस्तान ही क्षेत्र है। यहाँ पर रेगिस्तान है तो यहाँ पर कुछ नहीं पाया जाता, और जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा सा हरा भरा मैदान है तो वहां पर इसी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, यूकेलिप्टस मेनली। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूकेलिप्टस मूल रूप से कहाँ की वनस्पति है, तो आपको बताना है यूकेलिप्टस मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति है। और इसकी एक अन्य विशेषता ये होती है कि ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है। जब आग बहुत जल्दी पकड़ता है तो शायद यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल आग लग जाती है, और ये आग की वजह से वहां पर ढेर सारे जंगली जीवों और वनस्पतियों को नुकसान होता है, जैव विविधता को बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर हमने यूकेलिप्टस को जाना है तो यूकेलिप्टस से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण रोचक जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। ये है आपके सामने कोआला, एक प्राणी है जिसे हम कोआला बियर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कोआला बियर होता है मुख्य रूप से यूकेलिप्टस के पेड़ पर आश्रित रहता है, ये उसी की पत्तियों को खा करके जीवित रहता है। तो इस वजह से जहां जहां पर भी यूकेलिप्टस का पेड़ पाया जाएगा, आपको बताएगा कि यूकेलिप्टस मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में कोआला बियर भी पाया जाएगा। उसी पेड़ में रहता है, दिन भर अपना सोता है और उसकी पत्तियों को खाता है। ये चित्र तब का है, काफी ज्यादा प्रचलित होता है चित्र, जब अभी आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में आग लगने के बाद इसको बचाया गया था पुलिसकर्मियों के द्वारा। तो आपने जाना, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, कोआला मुख्य रूप से कहाँ का प्राणी है, तो कोआला मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का प्राणी है। अगली प्रकार की वनस्पति है शीतोष्ण पर्णपाती वन,
यानी ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन होते हैं जहां पर ठंडी तो ज्यादा होती है लेकिन पानी की कमी के कारण ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये लोकेशन दी हुई है, यानी ठंडी भी ज्यादा होगी, ध्यान समझिएगा, ठंडी भी ज्यादा होगी और पानी की कमी भी होगी। तो ठंडी ज्यादा कहाँ पर होगी? भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे तो ठंडी लगातार कम होती चली जाएगी। तो ठंडी देखिए कम होती जा रही है और इन जगहों पर पानी की भी मात्रा कम होती चली जाएगी। उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया, चीन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चिली हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सारी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। अभी भी आपको बताया गया कि यहाँ पर ये निम्न अक्षांश होता है, भूमध्य रेखा को निम्न अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे इसके ऊपर आप बढ़ते जाएंगे 90 की ओर, उसको उच्च अक्षांश कहा जाएगा। इस तरह से इधर से नीचे की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो उच्च अक्षांश आता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि उच्च अक्षांश की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार की वनस्पतियां आपको मिलती हैं। इनके उदाहरण चलिए देख लेते हैं। बांज, एस बीच, इस तरह के प्रमुख एग्जाम्पल बुक में लिखे हुए हैं। हालांकि इसमें मैप में चित्र में मैंने आपको दो तीन एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, जैसे रेडवुड हो गया, मैपल ट्री हो गया, बिर्च वगैरह हो गया। तो इनको भी आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए एक एक करके इनके महत्व को समझते हैं। मैपल ट्री, आपने वॉलपेपर में इस तरह के चित्र, तमाम फिल्मों में इस तरह के तमाम सारे चित्र देखे होंगे, काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। जब ये हरा होता है इसकी पत्तियां तो इस रंग की होती हैं, इस तरह की होती हैं। और कनाडा का जो नेशनल फ्लैग है उस फ्लैग में भी इस प्रकार की पत्ती को, यानी मैपल ट्री के पेड़ की पत्ती को ही दर्शाया जाता है। ये ऐसे दिमाग में आपको रखना है। मैपल ट्री के बाद एक अगला पेड़ है रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री जो होते हैं दुनिया की विशालतम पेड़ होते हैं। रेडवुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो लकड़ी है वो रेड दिखाई दे रही है आपको, इसलिए इनको रेडवुड कहा जाता है। रेडवुड जो ट्री होते हैं मेनली तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, अमेरिका के ये कोस्टल एरिया है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर रेडवुड की बात की है तो एक विशेष बात आपको मैं बता दूं, कोस्ट रेडवुड भी इसी से प्रजाति से जुड़ा हुआ पेड़ होता है। कोस्ट रेडवुड की विशेषता ये होती है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ होता है। ये देखिए कोस्ट रेडवुड जो होता है सिकोइया से भी, जायंट सिकोइया से भी बड़ा होता है। आपसे प्रश्न कोई पूछे कि दुनिया का सबसे विशालतम पेड़ कौन से होते हैं तो कोस्ट रेडवुड आपको बताना है। इसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है सिकोइया सेम्परविरेंस। एवरेज हाइट इसकी 91 मीटर के आसपास है, दुनिया के सबसे लंबे पेड़ होते हैं। इनका जो टाइप होता है वो कोनिफर होता है, यानी शंक्वाकार इनका आकार होता है। और इनकी लोकेशन रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया यूएसए, यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट है यूएसए का, और यहाँ पर रेडवुड नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगले प्रकार की वनस्पति है भूमध्य सागरीय वनस्पति, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के क्षेत्र के आसपास के ये ज्यादा मात्रा में वनस्पतियां पाई जाती हैं, इस वजह से इनको ये नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये वनस्पतियां संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, ये देखिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर, तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं, इसके अलावा भी इन जगहों पर पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की वनस्पतियों की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये निम्बवंशीय वृक्षों को पैदा करती हैं, यानी ऐसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जिनसे हमें खट्टे फल प्राप्त होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इस तरह के, अंजीर, जैतून, इस प्रकार के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। अभी पीसीएस 2020 में यही क्वेश्चन आया हुआ था, उसने पूछा गया था कि जो निम्बवंशी वृक्ष होते हैं मुख्य रूप से किस प्रकार के वनस्पतियों में पाए जाते हैं, तो आंसर उसमें दिया हुआ था भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में मुख्य रूप से निम्बवंशी वृक्षों का उत्पादन किया जाता है। अब जो ये भूमध्य सागरीय वनस्पतियां होती हैं यहाँ पर मुख्य रूप से फलों का उत्पादन किया जाता है। जब फलों का उत्पादन ज्यादा मात्रा में यहाँ पर किया जाता है, इस वजह से इस प्रकार की वनस्पति को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। महत्व को समझ लेते हैं। एक वृक्ष होता है ऑलिव, जिसे जैतून भी कहा जाता है। जैतून का ये वृक्ष है, ये जैतून के फल हैं। जैतून के फलों से ही जैतून का तेल निकाला जाता है और जैतून के तेल का इस्तेमाल मालिश के लिए किया जाता है। मालिश के लिए ये जो तेल है बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसके अलावा ये एक चित्र बना हुआ है, ये जैतून की टहनी को तोड़ करके एक गोल गोल मुकुट के जैसा बनाया गया आकार है। तो आप बताइए ये क्या है? तो चलिए जानते हैं। इसे ऑलिव वृक्ष के नाम से जाना जाता है।
प्राचीन काल में जब ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ था तो ओलंपिक विजेता को, जो भी विजय करता था किसी भी खेल को, उस विजेता को इस ओलिव वृत्त को ही पहना दिया जाता था जो उसका पुरस्कार होता था। ये माइकल फेल्प्स है। आप कमेंट करके बताइए कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। इन्होंने भी इसी ओलिव वृत्त को पहन रखा है। तो आज भी किसी भी खिलाड़ी को मेडल दिया जाता है और मेडल के साथ साथ ओलिव वृत्त पहनाया जाता है। ये ओलंपिक गेम का लोगो है। हालांकि लोगो में ये अंदर का जो चित्र है ये नहीं होता है, सिर्फ छल्ले होते हैं। तो 5 छल्ले होते हैं, 5 छल्लों से ओलंपिक खेलों को प्रदर्शित किया जाता है। आपसे प्रश्न ये वनडे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा छल्ला या किस रंग का छल्ला किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। ये अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये लाल रंग का छल्ला है अमेरिकी महाद्वीपों को, दोनों महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करता है। ऑस्ट्रेलिया को हरे रंग का, काले रंग का आपके अफ्रीका को, एशिया को पीले रंग का और यूरोप को नीले रंग का छल्ला रिप्रेजेंट करता है। ये पूछा जा सकता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल से स्टडी हम विविध वाले टॉपिक में करेंगे जब हम आपको खेल पढ़ाएंगे। तो आपने एक नई जानकारी देखी, ओलिव वृत्त का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। ओलंपिक खेलों में पुरस्कार विजेता को ओलिव वृत्त पहनाया जाता है। तो जैतून के बाद अगले ग्रेप्स। यूरोप में ग्रेप्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, अंगूर आप जानते हैं। और अंगूर का जो वहां पर उत्पादन किया जाता है उसमें 80% अंगूर का उत्पादन सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उससे शराब बनाई जा सके। मुख्य रूप से जो अंगूर का उत्पादन का उद्देश्य होता है वो शराब बनाने के लिए किया जाता है। अंगूर के साथ साथ अंजीर का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ये अंजीर का वृक्ष है और ये अंजीर का फल है। तो ये भी सारी इसी प्रकार के वनस्पति के उदाहरण हो गए। अगला और अंतिम वनस्पति का जो प्रकार है वो शंकुधारी वन, कोनीफेरस। शंकुधारी वन के बारे में थोड़ा समझते हैं। शंकुधारी वन ऐसे होते हैं जो शंकुआकार होते हैं, इसलिए इनको शंकुधारी वन कहा जाता है। शंकु यानी ऐसे नुकीले होते हैं। क्यों नुकीले होते हैं? जिन क्षेत्रों में ज्यादा बर्फबारी होती है, बर्फ ज्यादा पड़ती है, ठंडी ज्यादा पड़ती है, उन क्षेत्रों में ही इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर यहाँ पर चौड़े कैनोपी वाले वृक्ष पाए जाएंगे तो पत्तियों में क्या हो जाएगा, बर्फ गिरेगी, बर्फ जमा हो जाएगी और उनकी डालें टूट सकती हैं। इस तरह से उनको नुकसान हो सकता है, उनकी ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। तो पेड़ अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लेते हैं कोनीफेरस के रूप में। और जब भी बर्फ पड़ती है तो बर्फ फिसल करके नीचे गिर जाती है और खास ज्यादा इन पर महत्व नहीं पड़ता है, इनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता, बोझ नहीं पड़ता है। इस तरह से अपने आप की सुरक्षा करते हैं। तो आपने एक बात समझ ली अच्छी तरह से, शंकुधारी वन, कोनीफेरस फॉरेस्ट, इन्हें बोरियल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर पाए जाते हैं? ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर ठंडी या बर्फ ज्यादा मात्रा में गिरती है। ये देखिए, उच्च अक्षांशों में जहां पर 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाए जाते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। 50 से 70 के बीच में काफी ज्यादा ठंडी पड़ जाती है। ठंडी पड़ जाती है तो वहां पर इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पतियों को टैगा वनस्पति भी कहा जाता है। और इसके अलावा जहां जहां पर भी ये समुद्र तल से ऊंचाई पर आप जाएंगे वहां पर भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे भारत में हिमालय प्रदेश है, वहां पर भी ऊंचाई होती है, वहां पर बर्फबारी पड़ती है, तो वहां पर भी इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे जैसे आप ठंडे प्रदेशों में पहुंचेंगे वहां की लकड़ी नरम होती जाएगी। तो इस तरह से ये जो वृक्ष होते हैं ये नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। और इनके एग्जाम्पल चीड़, देवदार, ओक, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लोकेशन जान लेते हैं। मैंने आपको बताया 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पीछे। देखिए यहाँ पर पाए जा रहे हैं अमेरिका में, मुख्य रूप से कनाडा में, और ये आपका मुख्य रूप से रूस में, थोड़ा बहुत मात्रा में यूरोप के कुछ देशों में भी पाए जाते हैं। तो ये लोकेशन हो गई। इनको टैगा बायोम भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब में देखिए ये यूएसए है, यूएसए के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये आपका रूस का क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है। इस रूस और इस अमेरिका के क्षेत्रों में पाए जाने वाले टैगा बायोम के ऊपर अगर आप जाएंगे इस क्षेत्र में, यहाँ पर भी जो वनस्पति पाई जाएंगे इनको टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो टैगा बायोम के बारे में आपने जाना, टैगा वनस्पतियां इस प्रकार की होती हैं। टैगा वनस्पतियां मुख्य रूप से मुलायम लकड़ी की बनी हुई। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो चीड़, जिसे इंग्लिश में पाइन कहा जाता है। पाइन देखिए शंकुआकार है, ये शंकुधारी वन का उदाहरण है। और ये चीड़ का फल है। इस फल के अंदर से इस तरह के बीज निकाले जाते हैं, इस तरह के, इनको छील करके फिर ये निकाला जाता है। इसे चिलगोजा कहा जाता है। फिल्मों में डायलॉग में आपने सुना होगा चिलगोजी, तो वही वाला चिलगोजा है ये। चिलगोजा का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चिलगोजा नामक जो खाद्य पदार्थ है उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस पेड़ से प्राप्त करते हैं। तो आपको आंसर देना होगा चीड़ के पेड़ से या पाइन के पेड़ से। हालांकि चीड़ के पेड़ से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि जो
लकड़ी होती है, माचिस की तीली होती है, वो भी चीड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। और साथ ही साथ केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन बनता है कि चीड़ की लकड़ी से ही चीड़ का तेल निकाला जाता है और उसी चीड़ के तेल से ही हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं। तारपीन का तेल वो तेल होता है जिसका इस्तेमाल हम पेंट में करते हैं, पेंट में मिलाते हैं और पेंट को हम तरल बनाते हैं। पीला पीला बॉक्स में आता है डिब्बे में, उसको मार्केट से हम लाते हैं और पेंट में मिला करके उसको पोतते हैं, तो वो जो तेल होता है उसको तारपीन का तेल कहा जाता है। और तारपीन का तेल मुख्य रूप से चीड़ के वृक्ष से ही प्राप्त किया जाता है। एक अगला वृक्ष है हिमालयन सीडर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम सेड्रस देवदारा है, हिंदी में इसको देवदार कहा जाता है। तो देवदार का वृक्ष भी आप देख रहे हैं, ये भी कोनीफेरस है यानी शंक्वाकार है, ये भी इसी प्रकार की वनस्पति है। एक विशेष जानकारी आपको दे देते हैं, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री भी कैसा होता है, वो भी शंक्वाकार होता है, 3 कोने का ऐसे करके होता है। तो क्रिसमस ट्री क्या होता है, तो क्रिसमस ट्री भी एक कोनिफर और एवरग्रीन पेड़ होता है। इसको तमाम सारे वृक्ष जैसे स्प्रूस होता है, पाइन होता है, फर होता है, तो इन वृक्षों का जब छोटा सा पौधा होता है उसको काट लिया जाता है और काट करके उसको सजा लिया जाता है। ठीक, क्रिसमस ट्री का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में सब लोग जानते हैं। हालांकि क्रिसमस ट्री जो है का जो चलन है, ये सबसे पहले इस परंपरा को जो शुरुआत की गई थी ईसाइयों द्वारा पूजा करने की, वो जर्मनी में की गई थी और फिर धीरे धीरे ये चल करके पूरे दुनिया में ईसाई जो लोग हैं इसकी पूजा करते हैं, क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। और जो क्रिसमस का त्यौहार है वो 1 हफ्ते में आने ही वाला है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 20 दिसंबर और 1 हफ्ते बाद, तो 4-5 दिन बाद आपका आने वाला है क्रिसमस ट्री का जो फेस्टिवल है। तो इसलिए आपको अभी से मेरी तरफ से ढेरों बधाई है क्रिसमस के लिए। ये बात आपने जानी। और इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि इनका जो लकड़ी होती है काफी मुलायम होती है। जब लकड़ी काफी ज्यादा मुलायम होती है तो इनकी लकड़ी का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, लुगदी बनाई जाएगी और इस लुगदी का इस्तेमाल सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है। आपको पहले बताया गया कि इस प्रकार के वृक्ष काफी ज्यादा मात्रा में कनाडा में पाए जाते हैं और यही कारण है कि कनाडा अखबारी कागज के उत्पादन में दुनिया में शीर्ष स्थान रखता है। माचिस का जो कवर होता है, डिब्बा होता है बाहर वाला, इसको बनाने के लिए भी इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सेव वगैरह फल आते हैं दुकानदार के पास, तो आप देखते होंगे तमाम सारे वो डिब्बे होते हैं, लकड़ी के बॉक्स होते हैं, कंटेनर छोटे छोटे, उन कंटेनरों में सेव वगैरह भरे होते हैं, फल भरे होते हैं। तो जो कंटेनर होते हैं उनकी पतली पतली जो पटलियां होती हैं वो भी इसी प्रकार की वनस्पतियों से ही बनाई जाती है। तो इस तरह से आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। अगला जो हमारा वीडियो होगा घास स्थल, टुंड्रा वेजिटेशन और रेगिस्तानी वनस्पतियों को हम उसमें बताएंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मिस मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।